वंस अगेन हेलो एंड वेलकम। आज की क्लास शुरुआत करते हैं। लास्ट क्लास में जैसा कि आप लोग बता रहे हैं कि सूडो फोर्स मतलब सूडो का मतलब काल्पनिक, जो है ही नहीं, जो है ही नहीं। तो हमने इस सूडो फोर्स के बारे में बात करी थी। आ गया क्या? आ गया। अगर इस सूडो फोर्स के बारे में हमने जो बात करी थी उस बात को आगे कंटिन्यू करें तो एक क्वेश्चन के थ्रू हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन ये है कि एक 5 kg का एक ब्लॉक है जो एक ट्रक के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, ये यहाँ से कुछ 4 मीटर की दूरी पे है। ट्रक की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है और ट्रक का जो एक्सेलरेशन है वो दे रखा है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए फाइंड फाइंड टाइम आफ्टर विच फाइंड टाइम आफ्टर विच ब्लॉक विल फाइंड टाइम आफ्टर विच ब्लॉक विल फॉल। कितनी देर के बाद जो ब्लॉक है वो नीचे गिर जाएगा, ऐसा हमसे पूछ रहा है। 4 मीटर इस ट्रक के इस वाले एंड से इस ब्लॉक की डिस्टेंस है। तो अब क्या हो रहा होगा जरा इसको सोचते हैं। ठीक है, आप लोग लिखने बंद करके समझने की कोशिश करेंगे। जैसे रियल में अगर मैं देखूंगा अपने ऑब्जर्वर को, अगर अपन यहाँ पे खड़ा कर दें, येलो कलर से मैं सोल्यूशन लिख रहा हूँ। येलो अच्छा लग रहा है तो डिमांड पे कलर बदल के येलो से ग्रीन कर दिया गया है। इसमें ऐसा है कि जैसे मान लीजिए एक ब्लॉक को यहाँ रख के फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा है और इस बच्चे से पूछा जाए बताओ क्या हुआ, तो बच्चा बोलेगा कि ट्रक इसके नीचे से निकल गया और जो ब्लॉक है वो यहीं कहीं ड्रॉप हो गया। ऐसे ही होगा। मतलब आपने वो एग्जाम्पल अगर देखा हो कि टेबल के ऊपर अगर किसी अपन ब्लॉक को रख दें, कांच के ग्लासेस को रख दें, वो रील तो देखी होगी ना, मादक द्रव्य भर के। मादक द्रव्य समझते हैं आप? है ना? अच्छा, नहीं देखा क्या? ऐसे एक टेबल होती है, टेबल के ऊपर टेबल क्लॉथ होता है, सिल्क का टेबल क्लॉथ। फिर उसके ऊपर ऐसे अपन जो वाइन के ग्लासेस होते हैं, वाइन के ग्लासेस रखे जाते हैं, चार, चार के ऊपर फिर तीन, तीन के ऊपर दो, दो के ऊपर एक, देखा है ना? फिर उसके बाद वो व्यक्ति जो होता है वो ऐसे टेबल क्लॉथ को ऐसे खींचता है झटके से। देखा कि नहीं देखा? तो वो टेबल क्लॉथ नीचे से निकल जाता है और इनर्शिया की वजह से वो नीचे वहीं के वहीं रह जाते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे होगी। ये ट्रक नीचे निकल जाएगा, ब्लॉक नीचे हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे सॉल्व करूंगा तो मेरे लिए सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व ना करके इसके ऊपर बैठ के सॉल्व करूंगा। जैसे ही मैं इस ट्रक के ऊपर बैठ गया, अभी तुमको नहीं समझ में आएगा ज़्यादा क्योंकि तुमने सूडो फोर्स अभी नहीं पढ़ा है ना? तो इसका दिमाग में टेंशन मत लेना क्या हो गया है। ये ऑब्जर्वर जो ट्रक के ऊपर बैठा है, ये ऑब्जर्वर के पास अब एक्सेलरेशन है। जिस ऑब्जर्वर के पास एक्सेलरेशन होता है ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या बोलते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हैं? और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के जो भी ऑब्जर्वर हैं वो दुनिया के हर एक ऑब्जेक्ट पे क्या लगाते हैं? एक स्यूडो फोर्स। और उसकी वैल्यू कितनी होती है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और डायरेक्शन होती है अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या तुम्हें याद आ रही हैं सारी चीजें? तुम्हारी शक्ल पे देख के लग रहा है कि तुम नालायक हो। तुमने यहाँ से जाने के बाद घर पे 5 मिनट भी बुक खोल के नहीं देखी है। अगर तुमने कॉपी खोल के देखी होती तो तुम्हारी शक्ल देख के बता देता मैं। तुम्हें याद ही नहीं आई ये वाली बात, इसीलिए मैं तुम्हारा नाम रखा है अव्वल श्रेणी के गधे। अब याद आया? ट्रक अगर इधर एक्सेलरेट कर रहा था तो इस ऑब्जर्वर के रेफरेंस में दुनिया के हर एक ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगा जिसकी डायरेक्शन इस वाले के अपोजिट है, और वैल्यू है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ दिस ऑब्जर्वर। समझे? तो इसका एक्सप्लेनेशन जब इस ब्लॉक पे अगर अपन कुछ रख देंगे, मतलब ब्लॉक का अगर मास 5 है तो इस ग्रीन वाले ऑब्जर्वर के लिए इसका नाम रख देते हैं ए। तो फॉर ऑब्जर्वर ए, इस पे एक पीछे की तरफ स्यूडो फोर्स लग रहा होगा।
जो स्यूडो फोर्स होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा, बोलना। हाँ जी, माइनस तो डायरेक्शन बता रहा है, तो डायरेक्शन तो मैंने पहले ही कर ली। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी m इंटू ए। एम कितना है 5 और एक्सेलरेशन कितना है 6, तो फोर्स कितना हो गया 30 न्यूटन। इतना समझ में आ गया। अब ये क्वेश्चन मेरे लिए पता है क्या है, एक ब्लॉक है जिसपे इधर एक फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन, जिसका मास है 5 kg, और इसको जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करनी है वो टोटल डिस्टेंस है s इज इक्वल टू 4 मीटर। ये नया क्वेश्चन हो गया ना आपके लिए। अब मैं पूछूं कि वो कितनी देर के बाद गिरेगा, ये पूछा है ना, क्या क्वेश्चन में पूछा है, हाँ कितनी देर के बाद ये यहाँ से 4 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। तो अपने बच्चों को फॉर्मूला पता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस, ये तो आपको भी पता है ना। तो डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हो गई 4। ये यहाँ से एक्सेलरेट करना शुरू किया तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, तो ये ब्लॉक भी तो शुरू में 0 से चल रहा था, तो इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन। तो बच्चे लिख देंगे फोर्स अपॉन मास इनटू टी का स्क्वायर। तो नहीं बेटा, माइनस कितनी बार बताऊं, माइनस तो डायरेक्शन बता रहा है ना, मैंने लिखा भी दिया हूं। एक चीज को बार बार क्यों पूछ रही है, ये लिखा भी रखा है, अपोजिट टू द डायरेक्ट एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, जब पहली बार लिखना तो कुछ टीचर को लिख के दिखा देना कि सूडो फॉर्मूला, ये सूडो का फॉर्मूला होता है सूडो फोर्स का माइनस m इंटू ए, ऐसा टीचर को लिख के दिखा देना, तो टीचर खुश हो जाएगा। फिर डायरेक्शन लगा देना बिना माइनस के, डायरेक्शन के साथ बना देना। फोर्स की वैल्यू 30 है, मास कितना है अपने पास 5 kg इंटू टी स्क्वायर, तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 4/3, तो टाइम की वैल्यू हो गई √4/3 सेकेंड, मतलब 4/3 सेकेंड के बाद ऐसा हो जाएगा। कैलकुलेशन तो तुम समझ में आती है क्या, 5 इंटू टू 10 होता है, 10 अब 30/10 3 होता है, 4/3 लिख दिया मैंने इधर। ठीक, इतना तो कर पाओगे। हाँ बेटा, देखो अभी क्या है ना, अभी सिर्फ एक ब्लॉक का सिस्टम है, इसीलिए तुम डायरेक्टली वैल्यू डालोगी तो सही आएगी। अगर ये मान लो 2 ब्लॉक सिस्टम हो जाए या चीज़ें थोड़ी सी इसमें चेंज हो जाए, उस केस में ऐसा नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे, इस क्वेश्चन को छाप लिया जाए। आप लिखना चाहेंगे, लिख लीजिए। शुरुआत करते हैं आगे, और अगली हेडिंग लिखते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को आप लोग अच्छे से जानते हैं, है ना। फ्रिक्शन का क्या काम होता है, अजी आओ सोचते हैं, तुम लोग क्या बोलना चाह रहे हो। आप में से लोग कह रहे हैं कि फ्रिक्शन का काम होता है रोकना, ठीक है, अपोजिट फोर्स होती है। ठीक है भाई, एक बात एक बच्ची ने बोली कि अपोजिट फोर्स होता है, और एक बच्ची ने बोला कि ये अपोजिस मोशन, ये मोशन का अपोज करता है। और कुछ कहना चाहता है कोई, हाथ क्यों उठा रही है, कहना चाह रही है। रफ सरफेस पे फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, ये तो करेक्टरिस्टिक हो गई कि रफ पे ज़्यादा होगा और स्मूथ पे फ्रिक्शन कम होगा। हालांकि ये बात भी गलत है, अभी इस पर भी डिस्कशन करते हैं। और क्या बोलना चाहेंगे आप फ्रिक्शन के बारे में सरदार जी, करेक्टरिस्टिक की बात नहीं कर रहे, फ्रिक्शन फोर्स क्या है। आप लोग फ्रिक्शन तो खूब सुना है ना, खूब फील भी किया है, लेकिन होता क्या है इसको थोड़ा सा मुझे समझाइए, मैं समझना चाहता हूँ। मोशन में आई हुई चीज़ों को रोकता है, मतलब अपोजिट मोशन, इसी में आ गई सारी बात। तो आप जो कुछ भी बातें कह रहे हैं वो यही दो बातें, इसके अलावा कुछ और कहना चाहते हैं। एशले बेन, कुछ कहना चाहती हैं आप, नहीं, और आ गया क्या, पैसे दे दिए थे उसे, सही कह रहे हैं। एक्चुअली दोनों ही बातें गलत है।
फ्रिक्शन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो फ्रिक्शन को आज तक आप समझ रखे हैं ना, वैसा फ्रिक्शन होता ही नहीं है। दूसरी तरीके से समझते हैं। एक बुक ये गई एनसीईआरटी की प्यारी सी पुस्तक, जैसे आप लोग दिलो जान से चाहते हैं फिजिक्स की एनसीईआरटी को। और अगर एक और बुक की बात करें तो एक और बुक, या बुक छोड़ो, ये रिमोट अच्छा लग रहा है, ये रिमोट रखा हुआ है तो रिमोट इसके ऊपर चल रहा है ना, चल रहा है। क्या इस रिमोट का हर एक पॉइंट इस बुक के हर एक पॉइंट के साथ कांटेक्ट में है? हाँ देखा, ये इस पे ना विरोधाभास आया। विरोधाभास समझते हो? विरोधाभास मतलब दो तरीके के ओपिनियंस आ रहे हैं, और अगर इसी चीज को मैं कुछ एक कॉपी दे दूं ना, छोटी सी, हाँ मोटी सी नहीं, छोटी सी देनी थी। क्या अब इस बुक का हर एक पॉइंट इस बुक के हर एक पॉइंट के साथ कांटेक्ट में है? क्यों नहीं है? हाँ, अच्छा आगे पीछे नहीं, इन दोनों सरफेसेस की बात कर रहा हूं। ये दोनों जो क्यूट सी सरफेसेस हैं, इनके दोनों पॉइंट को ऐसे मिला दिया, ठीक है? क्या हर एक पॉइंट कांटेक्ट में है? अरे साइज ये हटा दो, मैं कह रहा हूं लो ऐसे मूव कर रहे हैं, बहुत बड़ी है। अब बताओ हर एक पॉइंट कांटेक्ट में है क्या? काशवी, यस और नो? यस सर। तुम सबका भी यही कहना है? अच्छा नो वाले कितने लोग हैं? बताओ क्यों नहीं है? हाँ, इंटरलॉकिंग होती है, एक अच्छा शब्द बोला लड़की ने, इंटरलॉकिंग होती और मूव नहीं कर पाता। एक और तरीके से सोचते हैं, ठीक है? हर एक एग्जांपल याद रखना है आप लोग। आप लोग सुबह उठे, आपने बाथरूम स्लीपर्स पहने अपने, चप्पल, और चप्पल पहन के आप बाथरूम में गए नहाने, ठीक है? बाथरूम सूखा हुआ था, आप चप्पल पहन के चल रहे हो, तो चप्पल और आपके बाथरूम के सरफेस के बीच में कुछ ना कुछ फ्रिक्शन है, हाँ या ना? अब क्या हुआ कि अब आपने पानी चला दिया, तो जो फ्लोर है वो गीली हो गई। अब उस वेट फ्लोर के ऊपर आप उस चप्पल को लेके चल रहे हैं, तो चप्पल स्लिप होगी कि नहीं होगी? चांसेस हैं स्लिप होने के। तो फ्रिक्शन पहले ज़्यादा था या पानी गिरने के बाद में ज़्यादा है? पहले ज़्यादा था, ठीक है ना? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स दोनों केसेस में सेम थे या अलग अलग थे? आप एकदम दिमाग काम करना बंद करेगा। सेम थे, अलग अलग थे? अलग अलग थे, कैसे? इतना सोच पा रहे हैं क्या आप? जैसे बच्ची बोली, एकदम शुरू से समझते हैं गेम क्या है। देखो बात ऐसी है दोस्त, कि फ्रिक्शन क्या है क्या नहीं है ये तो बात की बात है। पहले अपन नॉर्मल ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। जैसे अगर एक चप्पल है, मतलब ब्लॉक है, इस ब्लॉक और सरफेस के बीच में कुछ ना कुछ एरिया कांटेक्ट में है। ये एरिया कांटेक्ट में है कि नहीं? 3D में होगा, मैंने 2D में दिखा रखा है, बीच कुछ शेप होगी। इसको अगर मैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखूं, माइक्रोस्कोपिक लेवल मतलब जूम कर दिया, जब मैंने जूम इन किया तो जूम इन करने के बाद ये ऐसा दिख रहा है, और नीचे वाली सरफेस भी ऐसे दिख रही है, आया ना? तो जब तुम फ्रिक्शन को देखते हो तो फ्रिक्शन में क्या हो रहा है कि जैसे मेरे ये हाथ में ये ग्रूव बने हुए, ऊपर वाली सरफेस में भी ग्रूव है, ये ग्रूव एक दूसरे में आगे चलना चाह रहे हैं, लेकिन जब ये चलना चाह रहे हैं तो एक दूसरे में फंस जा रहे हैं। तो ये सरफेस चाह नहीं रही है कि इसके ऊपर कोई दूसरी सरफेस ट्रेवल करे। इतनी बात समझ में आ गई? अब आपने भर दिया इसमें पानी, जैसे इस फ्लोर के ऊपर पानी आया, तो अब ये जो इनके बीच में जो इंटरलॉकिंग हो रही थी, इंटरलॉकिंग थोड़ी सी तो ऊपर जाएगी क्योंकि बीच में पानी है। तो इनका जो स्लाइडिंग है वो पहले के कंपैरिजन में इजी हो गया या टफ हो गया? इसीलिए तो आप गिर गए। दांत फाड़ के क्यों गिरे? इसीलिए तो गिरे। समझ गए बात को?
तो ये फ्रिक्शन की बहुत छोटी सी बात है। हाँ, स्नो का गेम मुझे नहीं पता स्नो कैसा होता है, तुम कौन सी स्नो की बात कर रही हो, जॉन स्नो की बात कर रही हो कि स्नो वाइट की बात कर रही हो, आई डोंट नो। असली वाली बर्फ अच्छा गिरती है तो फ्रिज में भी नहीं, फ्रिज वाली को वो स्नो नहीं बोलते हैं, आइस बोलते हैं। अच्छा, तो मतलब तुम्हारा क्वेश्चन क्या था कि जैसे स्नो गिरती है तो हाँ इसी वजह से गिरते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या है कि मुझे एक चीज समझ में आई कि अगर किटकिट मत कर आंटी, अगर ये सरफेसेस एक दूसरे को अगर ऐसे हुक कर रही हैं और आगे मूव नहीं कर पा रही तो ये फ्रिक्शन को बढ़ रहा है। फ्रिक्शन कम करने के लिए अगर मैं इन सरफेसेस को घिस दूं ऐसे तो एकदम स्मूथ हो गई हैं, तो स्मूथ हो गई तो इनमें चलना आसान हो गया, तो फ्रिक्शन कम हो गया। यही समझ रहे हैं ना आप? एक काम करते हैं, मेरे पास एक स्टील का ब्लॉक है, एक और स्टील का ब्लॉक है, इन दोनों को मैंने इतना स्मूथ कर दिया कि ये वाली सरफेसेस इसमें खत्म ही हो गई। इनका माइक्रोस्कोपिक लेवल मैंने जो देखा वो माइक्रोस्कोपिक लेवल ऐसा हो गया, तो इनके बीच में फ्रिक्शन जीरो हो जाना चाहिए। क्यों हो जाना चाहिए ना आइडियली, फ्रिक्शन जीरो नहीं हो सकता। अच्छा टेंड्स टू जीरो हो जाना चाहिए, अब बता। हाँ, अब तो स्लिप हो जाएगा, जैसे पानी भर दिया तो पानी भरने से क्या हुआ, जो आगे की ग्रूव्स हैं ग्रूव्स कम हो गई, तो ग्रूव्स कम होने से तो जो सरफेसेस हैं सरफेसेस स्मूथली चलने लगी। ग्रूव्स को अगर मैं पूरा ही खत्म कर दूंगा तो उस केस में ऐसा देखा गया कि ये फ्रिक्शन कम होने की बजाय एक्सेसिवली बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया, और ये ऐसा हो गया, दिस इज कॉल्ड कोल्ड वेल्डिंग। कोल्ड वेल्डिंग हो गई, मतलब जो चीजें आपस में स्मूथली स्लाइड होनी चाहिए थी अब उनको खिसकाना बहुत ज्यादा टफ हो गया, वो वेल्डिंग टाइप सी सिचुएशन हो गई। ठीक है, इसके पीछे का क्या रीजन है? इसके पीछे का जो रीजन है वो ये है कि भाई अभी तक क्या हो रहा था कि जो इनके सिर्फ कुछ कुछ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही थे जो आपस में कांटेक्ट में आ रहे थे। जब आपने स्मूथ कर दिया तो फिर ये हर एक पॉइंट ऊपर वाली सरफेस के साथ कांटेक्ट में आ गया। जब हर एक पॉइंट ऊपर वाली सरफेस के साथ कांटेक्ट में आया तो इनके बीच में इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग हो गई जो कि बहुत ज्यादा मजबूत थी। अब इतनी ज्यादा मजबूत इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग हो गई कि अब इसको तोड़ना मुश्किल है, इसलिए फ्रिक्शन एक्सेसिवली बढ़ गया। तो यहाँ पे ये तुमने दो व्यूज देखे। जो पहला व्यू है वो कह रहा है कि जो ये एरिया ऑफ कांटेक्ट है, एरिया ऑफ कांटेक्ट की वजह से फ्रिक्शन आ रहा है। दूसरा व्यू कह रहा है नहीं नहीं यार, अगर ऐसा होता तो वहां पे फिर चीजें बदल जाती। तो दूसरा जो रीजन है ये है ओल्ड व्यू, फ्रिक्शन को लेके कि पहले फ्रिक्शन को कैसे समझा जाता था। मॉडर्न व्यू एक्सप्लेन करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग की वजह से, मतलब अगर ये पॉइंट्स अगर आपस में कॉन्टेक्ट्स में भी हैं तो भी ये आपस में इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर बॉन्डिंग को तोड़ना आसान है जबकि यहाँ पर बॉन्डिंग को तोड़ना बहुत ज़्यादा टफ है। समझ गए बात को आप? पूरी कहानी क्लियर है? ठीक है, ये सब भूल जाना है, ये सब एक्स्ट्रा ज्ञान है। इस ज्ञान का काम जेई नीट वालों के लिए है थोड़ा थोड़ा, बाकी हमारे लिए फ्रिक्शन क्या है, तो जो हमारे लिए फ्रिक्शन है उसकी शुरुआत मैं अब कर रहा हूँ। हमारे लिए फ्रिक्शन ऐसा है कि एक सरफेस पे m मास का ब्लॉक रखा है, इस पे कुछ फोर्स लग रहा है, जैसे ही मैंने इसको फोर्स लगाया तो यहाँ पे एक कांटेक्ट फोर्स आया, दिस R इज कांटेक्ट फोर्स। इस कांटेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट्स कर दिए, दिस कंपोनेंट इज पैरेलल टू द सरफेस एंड दिस कंपोनेंट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स आते हैं? नहीं आते तो बता देना, ओके? हाँ, जो भी चीज़ नहीं आती वो बता देना। तुमको बंद क्यों कर दी तुमने पंखा? बाल उड़ रहे हैं, ऐसा भी तो लगता है मुझे भी गर्मी लग रही है, इधर कर देती, एक नंबर पे चला के इधर कर दे बस, वरना मेरे जैसे बाल करा ले, टेंशन ही नहीं कंघी करने की।
तो यहाँ पे दो तरीके के तुम्हें फोर्स देखे। ये कांटेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट है, एक अलोंग द सरफेस और दूसरा परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। कांटेक्ट फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट दिस इज कॉल्ड नॉर्मल, जिसे आप डिनोट कर रहे थे एन से, याद आ गई बात। और इस कांटेक्ट फोर्स का जो पैरेलल कंपोनेंट है दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शन, जिसे आप डिनोट करोगे भविष्य में एफ या जो भी मन करे उससे। समझ गई बात। तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए फ्रिक्शन की एक लाइन में। द कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स, द कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स, द कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स along the surface which opposes tendency of relative slipping, which opposes tendency of relative slipping, स्लिपिंग के स्लैश करके लिख देना स्लाइडिंग, स्लिपिंग बोलूं स्लाइडिंग बोलूं एक ही बात है। अपोजेस रिलेटिव स्लिपिंग और स्लाइडिंग। सर अभी तो आप कह रहे थे कि ये, जब हम कह रहे थे अपोजेस मोशन तब आपने कहा था गलत है, और अब आपने क्या लिखाया? अपोजेस रिलेटिव स्लिपिंग। रिलेटिव स्लिपिंग को अंडरलाइन करो। दीदी रुको, थोड़ा पेशेंस रखो, तुम तो बहुत ज्यादा ही एकदम क्यूरियस हो रखी हो। देखो बात ऐसी है कि स्लीपिंग और रिलेटिव स्लीपिंग दोनों अलग अलग बातें हैं। जब आप कह रहे हैं कि मोशन का अपोज कर रहा है, तो आप कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए दुनिया में फ्रिक्शन ये चाहता है कि कोई भी चीज मोशन ही ना करे, ठीक है, ये तो चाह रहे हैं ना आप। अब मैं यहां से यहां चल रहा हूं, ठीक है, तो मेरे चलने के दौरान फ्रिक्शन मेरा अपोज कर रहा है, मेरी हेल्प कर रहा है। कैसे कैसे सोच रहे हो कि हेल्प कर रहा है? हाँ, तो इसमें फिर वो तुम्हारी बात गलत हो गई जिसमें आप ये कह रहे थे कि फ्रिक्शन अपोजेस मोशन, आया ना? आप यही तो कह रहे थे ना, फ्रिक्शन अपोजेस मोशन। ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि यहां पर तो फ्रिक्शन मेरी हेल्प कर रहा है। तो ऐसा बोलना कि फ्रिक्शन मोशन का अपोज करता है, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। फ्रिक्शन में अपोज मोशन, फ्रिक्शन में सपोर्ट मोशन। जैसे कि मैं जब चल रहा हूं तो मैं इस सरफेस को किधर पुश कर रहा हूं? पीछे की तरफ। तो फ्रिक्शन पे, मेरी बॉडी पे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो किधर लग रहा है? आगे की तरफ। देखो सिंपल फिजिक्स का प्रिंसिपल समझाता हूं। मैं आगे चल रहा हूं, मैं रुका हुआ था, मैं अगर चल रहा हूं तो मुझे चलने के लिए क्या चाहिए? फोर्स, ठीक है। फोर्स हमेशा पेयर में प्रोड्यूस होगा, सही बात है। अगर मैं जमीन को पीछे धक्का दे रहा हूं तो जमीन मुझे किधर धक्का दे रही है? किसके फॉर्मेट में दे रही है? फ्रिक्शन के फॉर्म। मैंने जो फोर्स लगाया वो जमीन के पैरेलल थोड़ी लगाया, मैंने तो किसी एंगल पे लगाया। उसका एक कंपोनेंट ने तो मेरे नॉर्मल को बैलेंस कर दिया, और दूसरे कंपोनेंट ने फ्रिक्शन लगाया। नॉर्मल और mg दोनों चीजों के मिक्स कॉम्बिनेशन के साथ वो कम बैलेंस होगा, ठीक। तो मतलब अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उस पर कोई फोर्स चाहिए, और यहाँ पर वो फोर्स कौन है मेरे चलने के लिए आगे की तरफ? फ्रिक्शन, ठीक है। तो दिमाग से अपन ये चीज निकाल दें कि फ्रिक्शन मोशन का अपोज करता है। फ्रिक्शन मोशन का अपोज कर सकता है, करेगा कोई जरूरी नहीं है, वो सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करेगी चीज, ओके। फिगर बना लीजिए आप, और एक दो पॉइंट और लिखाएंगे। ट्रैफिक पुलिस में थी क्या आप पहले? इतना अच्छा फिगर नहीं बनाना है कि एकदम स्केल से फोर्स वेक्टर और नॉर्मल फ्रिक्शन बन रहे हैं। अच्छा, प्रैक्टिस, अब समझ में आया। इस बार पेपर में कितने नंबर आए थे तेरे? कितने आए थे वैसे?
याद थोड़ी है, पता मुझे सब है लेकिन याद थोड़ी है। बता भी दीजिए। 14.5 थे ना? हाँ। ओके। फिगर बन गया। तो अभी तक तुमने बस इतना सा सीखा कि जो फ्रिक्शन होता है वो मोशन का अपोज करे, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है। बस इतनी सी बात सीखी है और फ्रिक्शन की डेफिनेशन लिख ली। 2-3 पॉइंट और लिख लेंगे फ्रिक्शन के बारे में और उसे खत्म करेंगे अपन बेसिक चीजें। पहला पॉइंट ऐसा लिख लेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड्स ओनली ऑन फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड्स ओनली ऑन friction force depends only on the area covered by contact particles. Friction force depends only on the area covered by contact particles of contact surfaces. Contact particles of contact surfaces. तो जैसे हमने यहाँ लास्ट वाले फिगर में अगर हम एरिया की बात करें, कॉन्टेक्ट एरिया, तो ये जो कॉन्टेक्ट पार्टिकल्स है ना वो पॉइंट 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 है, हम सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं, हम पूरे की बात नहीं कर रहे हैं। बस इस दोनों हाथों के बीच में पूरे हर एक पॉइंट तो कांटेक्ट में नहीं है, कुछ पॉइंट्स ही कांटेक्ट में है। जो कुछ पॉइंट्स कांटेक्ट में, हम सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं। तो ब्रैकेट में लिख दीजिए इसमें एक्चुअल कांटेक्ट एरिया, एक्चुअल कांटेक्ट एरिया, ब्रैकेट में लिखना है एक्चुअल कांटेक्ट एरिया। कंटिन्यूएशन में लिखते जाएंगे, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया कवर्ड बाय द बॉडी, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया covered by the body. ब्रैकेट में लिखा जाए apparent contact area, apparent contact area। ओके, आपको दो एरिया बताइए, एक apparent और दूसरा एक्चुअल, ठीक है। इस ये जो पूरी लाइन मैंने बनाई है, ये एक्चुअल है, ये apparent है, apparent है, दिस इज apparent, क्योंकि ये पूरा है। एक्चुअल में तो कुछ ही पॉइंट कांटेक्ट में होंगे ना, नहीं समझे? जैसे कि ऐसा समझो, ये तुम्हें ग्रूव वाला कहानी याद है, ये हाथ के ग्रूव्स हैं, ये दोनों मैंने हाथ यहाँ पे रखे, तो एक्चुअल एरिया तो मेरा पूरा हाथ है ना, अपेरेंट एरिया तो मेरा पूरा हाथ है, बट एक्चुअल में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितने हैं? सिर्फ दो। तो जो तुम्हारा कांटेक्ट पॉइंट्स हैं, कांटेक्ट पॉइंट हमेशा अपेरेंट एरिया से तो कम ही होंगे ना, तो जो तुम्हारा एक्चुअल कांटेक्ट है वो हमेशा कम होगा किससे? अपेरेंट से। समझ गई बात? ओके, एग्री कर रहे हो मेरी बात से? नेक्स्ट पॉइंट, एक्सेप्ट स्टैटिक फ्रिक्शन, except static friction, except static friction, friction force depends on normal reaction, except static friction, friction force depends on normal reaction। ठीक है, चलो आगे की कहानी सिखाते हैं आपको। अब लिखना बंद कर दो, कॉपी बंद कर दो, ठीक है, कॉपी बंद कर दो, हो गया। अब बातें करेंगे अपन। बातें ये करनी है कि दो तरीके का फ्रिक्शन है। एक फ्रिक्शन जिसे आप कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में, और दूसरा है काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, दोनों सहेली खुश हैं? क्या कर रही हैं दोनों सहेली? कुछ नहीं। तो ये होगा टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन।
अब कहानी की शुरुआत है। आपके घर में एक अलमारी रखी है, ठीक है। किसी ने बताया, आपके दादाजी बोल के गए थे बहुत पहले, दादाजी के दादाजी, ये अलमारी जब इस पे 100 न्यूटन फोर्स लगेगा तभी ये अलमारी आगे की तरफ खिसकेगी। ऐसा कौन बोल के गए थे? दादाजी के दादाजी। उन्होंने अपनी विल में लिख दिया था कि ये अलमीरा तभी खिसकेगी जब इस पे 100 न्यूटन फोर्स लगेगा। तो हम सब लोग खुश थे कि 100 न्यूटन फोर्स लगेगा तब ये खिसक सकती है। अब आपके पास कुछ कुछ कहानियां हैं कि अपने घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, आप भी छोटे बच्चे ही हैं अभी, है ना? बड़े बच्चे हो गए आप। हर छोटे बच्चे को यही लगता है कि वो बड़ा बच्चा है, और हर बड़े बच्चे को ये लगता है कि वो छोटा बच्चा है। मैं तो छोटा बच्चा हूँ। तो जैसे इसको खिसकाने के लिए, इसका मास कुछ रहा है एम, अलमीरा का। सबसे पहले अपन ने इस पर 0 न्यूटन फोर्स लगाया। यहाँ फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पे हम फ्रिक्शन की बात करेंगे। तो पहले बताओ कि पहले जैसे मैंने इस पर 0 न्यूटन फोर्स लगाया, क्या ये मूव करेगी अलमारी? नहीं करेगी। तो मैंने इस पर फोर्स इधर लगा रहा हूँ, तो ये मूव नहीं करेगी। इधर मैं लिख रहा हूँ मूव करेगी कि नहीं करेगी, तो इधर मैं लिख दिया नहीं मूव करेगी। कहानी खत्म। ये गंदी बात हो गई। उसके बाद मैंने इस पर लगाया 10 न्यूटन फोर्स। जैसे ही मैं इस पर 10 न्यूटन फोर्स लगाऊंगा, ये अलमारी मूव करेगी क्या? तो अभी भी नहीं मूव करी। मैंने इस पर 50 न्यूटन फोर्स लगाया, मूव करेगी क्या? अभी भी नहीं करेगी। क्योंकि दादाजी क्या बोल के गए थे? मैंने इस पर 99 न्यूटन फोर्स लगाया, चलेगी क्या? मैंने इस पर 100 न्यूटन फोर्स लगाया, चलेगी क्या? अब देखो ना, बस यहीं से कहानी की शुरुआत है कि इस 100 न्यूटन पे ये स्टार्ट करेगी मूव करना, ठीक है। इसके बाद अगर मैं इस पे 100 न्यूटन से ऊपर मान लो 120 न्यूटन फोर्स लगा दूं, चलेगी क्या? अरे बिल्कुल चलेगी, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, दौड़ेगी। अब तो समझ गए बात को? इतना क्लियर हो। जब तुम 0 न्यूटन फोर्स लगा रहे थे तब तो नहीं चल रही थी। जैसे तुमने 10 न्यूटन फोर्स लगाया, तो इसको आगे जाने से किसने रोका होगा? फ्रिक्शन अपोजेस टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव स्लिपिंग और रिलेटिव स्लिपिंग। तो इस ब्लॉक की ये जो सरफेस है, जो नीचे वाली सरफेस और इस ऊपर वाली सरफेस के बीच में दो सरफेस हैं, इसको आगे की तरफ खींच रहा हूं, तो नीचे वाली सरफेस कह रही है कहां जा रही हो बहन। वो इसको रोकना चाह रही है, तो कहेगी तुम आगे जाना चाह रही हो, तो हम तो इस पर फोर्स किधर लगाएंगे? पीछे की तरफ। तो इसका मतलब अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, तो इस ब्लॉक पर ये पृथ्वी किधर फोर्स लगा रही होगी? पीछे। और इस पृथ्वी पर फोर्स किधर लग रहा होगा? आगे। न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन। अगर इस ब्लॉक पर ये धरती माता इसको पीछे की कह रही कि भाई पीछे जाओ, तो धरती माता पे फोर्स किधर लग रहा होगा? आगे। लेकिन धरती माता इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि इत्तू से फोर्स से कोई फर्क नहीं पड़ रहा उन्हें। अरे आया ना? नहीं समझ में आया? आ गया ना? ठीक। तो मेरे लिए काम का सिर्फ ये वाला एफ है, इस वाले एफ का मुझे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये किस पे लग रहा है? ऑन अर्थ सरफेस। अर्थ की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, लेकिन आप सब लोग समझदार हैं कि अर्थ लिखा है। अब पता नहीं क्या लिखा है, अब आप लोग समझ लेना। सही कर दें क्या? अब सही है? हाँ? वैसे ई कैपिटल आएगा। अरे अंग्रेजी की अम्मा, देखो इधर। हाँ दिया ना। अरे भैया, हम इंग्लिश की क्लास शुरू कर देते हैं फिजिक्स की क्लास में। तो मेरे को ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जब 0 न्यूटन फोर्स लगाया तो मुझे किसी ने नहीं रोका, लेकिन जैसे मैंने 10 न्यूटन फोर्स लगाया, फ्रिक्शन तुरंत आया। और फ्रिक्शन, कितना फ्रिक्शन आया अपने पास? 10 न्यूटन। अब तो खुद सोच दिमाग लगा के कि जब मैंने इस पर कुछ फोर्स नहीं लगाया, तब इस पर फ्रिक्शन क्यों लगेगा? और अगर इस पर फ्रिक्शन लग रहा था बिना फोर्स लगाए, तब तो फ्रिक्शन की वजह से चल जानी चाहिए थी। ये तो बड़ी बवाल चीज हो गई कि ये रखा हुआ ये मोबाइल अपने आप खिसक के वहां पहुंच गया। अरे आया ना यार?
सरदार जी तो सीरियस नहीं है, चिल माहौल है ना, इसीलिए कह रहे हैं, कुछ बोलो। हमें तुमसे प्यार है, जिया बेकरार है, आजा कर ले अगला क्वेश्चन। जब 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो 10 न्यूटन के फोर्स पे ये जो एफ फोर्स है, जो फ्रिक्शन है, ये 10 न्यूटन का फोर्स तुमने आगे लगाया तो पीछे फ्रिक्शन कितना लगा होगा? बिल्कुल, तभी तो रुक रहा है। यही तो बात कर रहे हैं, इसीलिए तो क्या लिखा है, स्टार्ट हुआ है। यही तो सब दिमाग का खेल है, धीमे धीमे समझते हैं। तो जब अपन ने 10 न्यूटन फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन भी कितना लगा होगा? 10 न्यूटन। और दोनों ने एक दोनों दूसरे को काउंटर बैलेंस कर दिया होगा और दोनों काउंटर बैलेंस करके जीरो पे आ गए होंगे। जब मैंने 50 न्यूटन फोर्स लगाया इधर आगे की तरफ तो पीछे की तरफ फ्रिक्शन कितना आया? 50 न्यूटन। तो ये भी हो गया 50 न्यूटन। जब मैंने 99 लगाया तो कितना फोर्स लगाया? 99। जब मैंने 100 न्यूटन लगाया तो कितना लगा पीछे की तरफ? 100 न्यूटन। तो उसके बाद अभी स्टार्ट होना शुरू होगा, क्योंकि हाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, इसीलिए तो कह रहा हूँ, इसीलिए अब स्टार्ट होगा। भाई अपन धीमे धीमे फोर्स बढ़ा रहे हैं, तो जब 100 से ऊपर जैसे मैं बढ़ाऊंगा 100.00001 तो स्टार्ट नहीं होगा क्या? तो ये क्रिटिकल सिचुएशन है, इसलिए मैंने ये नहीं बोला कि ये मूव करेगा। स्टार्ट होने का मतलब है कि इनिशियल जीरो ही है अभी। इससे या तुम चाहो तो इसको ऐसे लिख दो, मेरे गधेड़ो लो, तुम्हारे मन का कर देते हैं। अब तो कंफ्यूजन नहीं है, मेरे भाव समझो। ऐसे नहीं मैं सडनली 0 से 10 किया है, मैं ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा हूँ। 0, 0.1, 0.2, फिर 1, 2, 2.1, इस तरीके से। तो जैसे ही यहाँ पे ये फोर्स 120 न्यूटन हुआ तो ऐसा देखा गया ये ब्लॉक मूव करने लगा, और जैसे ये ब्लॉक मूव करने लगा तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू 80 न्यूटन आई। फ्रिक्शन फ्रिक्शन पहले के कंपैरिजन में कम हो गया। फिर मैंने यहाँ पर जो फोर्स है इसे बढ़ा के कर दिया 150 न्यूटन। बहुत ही गंदा लग रहा है, मनहूस लग रहा है। 150 न्यूटन, तो ये मूव तो कर रहा है लेकिन फ्रिक्शन अभी भी इस केस में 80 न्यूटन ही है। मैं बताएगा तुमको, 2 मिनट रुको, शांति से सुनो, मैं बताएगा। तो मेरे को ये पता चला कि जो दादाजी बोल के गए थे कि फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव दिस एम मास वो 100 न्यूटन है। तो जब मैंने उसमें धीमे धीमे सारे फोर्सेस लगा के चेंज किए तो मुझे पता चला कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक तो चल ही नहीं रहा है, और इससे ऊपर ये यहाँ से चलना शुरू हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें कोई भी मोशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कोई मोशन नहीं है, लेकिन उसके बाद जो फोर्स है वो ऐसा पाया गया, फ्रिक्शन फोर्स वो कांस्टेंट हो गया। तो ऊपर वाला ये भी फ्रिक्शन है और ये भी फ्रिक्शन है, लेकिन जो ऊपर वाला फ्रिक्शन है वो जितनी जरूरत है उतना लग रहा है, जिधर जरूरत है उधर लग रहा है। दोनों बातें समझो, जितनी जरूरत है उतना लग रहा है, जिधर जरूरत है उधर लग रहा है। इसीलिए इसको कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब जब रिलेटिव स्लिपिंग न हो रही हो, सिर्फ टेंडेंसी हो। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब है जब रिलेटिव स्लिपिंग न हो रही हो, सिर्फ टेंडेंसी हो। तो यहां से लेके यहां तक कोई भी रिलेटिव स्लिपिंग नहीं हुई है, बस स्लिप होने की टेंडेंसी है। समझे बात को? नहीं समझे? अरे पगली, 0 से लेके 100 न्यूटन तक ब्लॉक चला क्या? जब ब्लॉक नहीं चल रहा है तब लगने वाला फ्रिक्शन है, उसका टाइप स्टैटिक कहलाता है। स्टैटिक मतलब क्या होता है? रुका हुआ। दिमाग पे जोर डाल, नींद में मत रहे। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? रुका हुआ। तो जब दोनों सरफेसेस आपस में एक दूसरे पर रुकी हुई हैं और तब अगर फ्रिक्शन लग रहा है तो उसका टाइप क्या कहलाएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। सेट हो गया दिमाग में? और जब रिलेटिव स्लिपिंग स्टार्ट हो जाए, काइनेटिक का मतलब मूवमेंट ही होता है, तो तब जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा उसका टाइप क्या कहलाएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन कुछ भी हो सकता है, लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट होता है।
ये वैल्यू डिपेंड करती है दोनों सर्फेसिस के नेचर पे, जो कि अभी हम आगे डिस्क्राइब करेंगे। थोड़ा शांति से पेशेंस के साथ बैठो। अब यहाँ पर एक बात बताओ, स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना लग सकता है यहाँ पे? 100 से ऊपर लग सकता है क्या? तो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है, दिस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग वैल्यू। क्या कहलाती है ये? लिमिटिंग वैल्यू। तो इसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। समझ गए सारी बातें? ये तो हो गया तुम्हें समझाने के लिए प्यार मोहब्बत से। सबसे पहले हेडिंग लिखी जाए, देयर आर, बात एक पॉइंट लिख लीजिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। वन इज स्टैटिक, पहला स्टैटिक और दूसरा काइनेटिक। वो वाला पॉइंट लिख लो। ये टेबल बनाना चाहेंगे आप? आपको याद रहेगा, है ना? तो टेबल बना लेना, लिखाऊंगा तो मैं वैसे भी। टेबल आप लोग बना लेना, बाकी मैं इनमें बाकी चीज़ें लिखाता हूँ। आप लोगों ने छाप लिया होगा। हेडिंग लिखी जाए स्टैटिक फ्रिक्शन। ये इतना बड़ा चैप्टर है कि मतलब तुम मज़ा ही आता रहेगा तुमको पूरे चैप्टर में। बस ऐसे ही मज़े हो रहे हैं। लिखो हाँ बेटा, अभी बता रहा हूँ बेटा, रुक जा, पेशेंस रख। स्टैटिक फ्रिक्शन, हेडिंग लिखी जाए स्टैटिक फ्रिक्शन। एनएलएम का ही पार्ट है। हेडिंग लिखी जाए स्टैटिक फ्रिक्शन। It is frictional force. It is frictional force which is effective before, which is effective before relative motion begins between relative motion, before relative motion begins between two surfaces, between two surfaces in contact with each other, between two surfaces in contact with each other. Next point, its nature is self-adjusting. Its nature is self-adjusting in direction as well as magnitude. In direction as well as magnitude. Its nature is self-adjusting in direction as well as in magnitude. Next. Numerical value of static friction. Numerical value of static friction. Numerical value of static friction is equal to the numerical value of static friction is equal to the external force. Numerical value of static friction is equal to the external force. External force tendency to generate external force tendency to generate the relative motion of the body, generate the relative motion of the body. Next point, maximum value of static friction, maximum value of the static friction is called limiting friction. इसको स्टार मार्क कर लेना और इस लिमिटिंग फ्रिक्शन को अंडरलाइन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट,
Limiting friction is independent. Limiting friction is independent of the apparent contact area limiting friction is independent of apparent contact area as long as normal reaction as well as normal reaction between the two bodies as well as normal reaction between the two bodies in contact remains the same. इस पे डिपेंड नहीं कर रहा. अपेरेंट का मतलब जो दिख रहा है, अपेरेंट का मतलब जो दिख रहा है, एक्चुअल मतलब जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट. limiting friction depends on nature of material comma roughness of surfaces. Of surface. Next point. Limiting friction in magnitude is more than the other type of friction. राइटिंग थोड़ा सा अच्छी नहीं लिख सकते अपन? थोड़ा आराम से लिखो. ये देखो, ये तो डॉक्टर बन चुके हैं पहले से, है ना. ये इन्होंने पहले से मतलब एमबीबीएस की डिग्री घर आ गई इनके. ऐसे हमारे पास और हैं 2-4 लोग तो पहले से डॉक्टर बने हुए हैं. देखो भाई, तुमको जो मैंने बात बोली, एक तो तुम्हें बोला मैंने लिमिटिंग फ्रिक्शन, एक नाम दिया मैंने तुमको स्टैटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन को मैं डिनोट कर रहा हूँ एफएस से. एक नाम दिया अपन ने तुमको लिमिटिंग फ्रिक्शन, और इसकी मैंने बोल रहा हूँ एफ एल. ठीक है. अब सुनना मेरी बात. जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू 0 से लेके लिमिटिंग फ्रिक्शन तक कुछ भी हो सकती है. सही बात लग रही है? स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 0 से लेके लिमिटिंग फ्रिक्शन तक कुछ भी हो सकती है. तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जब भी बंद कर लेना. और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है वो होता है म्यू एस इंटू एन. समझते हैं? एन इज नॉर्मल रिएक्शन, ये तो पता है सबको, नॉर्मल रिएक्शन. ठीक है. म्यू एस इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, इसी वाले को अगर मैं इसको एक तरीके से और लिखना चाहूँ तो ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, एफ एस शुड बी ग्रेटर देन 0 बट लेस देन इक्वल टू म्यू एस इंटू एन. हाँ है ना? एक ही बात है, बस मैंने लिमिटिंग वैल्यू की जगह क्या डाल दिया, म्यू एस इंटू एन. ठीक. तो आपको याद क्या रखना है, एक डिब्बा और ये 2 डिब्बे, ये 2 डिब्बे याद रखने हैं. अभी तक जितना भी पढ़ा है उसमें ये दोनों चीज़ याद रखनी है बस. ठीक है. बाकी बेसिक डेफिनेशंस तो याद ही हैं. ये सब
जो बात इससे पहले जो कहानी लिखाई है, जैसे एक तुमको स्टार मार्क कराया था लिमिटिंग फ्रिक्शन की क्या होता है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। इस टेबल जिस फॉर्मेट में अपन ने पढ़ी है, अगर ये टेबल ही याद रह जाए तो सारी चीज़ें याद रहेंगी। पहले क्या आएगा, स्टैटिक, फिर स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, लिमिटिंग, लिमिटिंग के बाद क्या हो गया, काइनेटिक, काइनेटिक की वैल्यू लिमिटिंग से कम रहेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे कम बता रखी है, कुछ भी बता दिया। ठीक है, चलो भाई, मन के संदेहों को दूर करते हुए इसे छापेंगे। इसके बाद दूसरी चीज़ है, जैसे आप बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, तो उसके बाद आप हेडिंग लिखेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन।
देखिए इसमें आवाज नहीं आ रही थी क्या अभी तक? क्यों? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि आप लोग करें, मैं नहीं कर रहा। तो इसको 5 kg का कर देते हैं। यहाँ पे म्यू एस इज 0.3, म्यू के इज 0.2, और जो फोर्स लग रहा है वो 20 N लग रहा है। सॉल्व कीजिए। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। एडिशनल क्यों लिख रहा हूँ? फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। ये कर लेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि हमारे पास एक एम मास का ब्लॉक है, ये एंगल थीटा है, इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। तो हमसे पूछा है कि फाइंड म्यू so that this block just does not slide. ठीक है? हो गया क्या? होने वाला है? करो देखो। अपन सैटरडे को फ्रिक्शन खत्म कर देंगे, और अगर, हाँ बेटा क्यों? सो सैड। स्कूल तो शाम को है ना, स्कूल तो सुबह होगा ना। पॉइंट। आंसर आप लोगों ने निकाल लिया होगा। कितना है? पहला स्टेप क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना। लो, हाँ नॉर्मल निकाल लो। नीचे आ गया आपका 5G मतलब 50 N। तो नॉर्मल पता चल गया 50 है। तो नॉर्मल इज इक्वल टू 5G मतलब नॉर्मल की वैल्यू आ गई 50। सही है? फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन अगर आपने निकाला होगा तो एफ एल लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू एस इंटू एन। म्यू एस इज 0.3 इंटू 50, तो ये हो गया 15। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज 15। आया ना? कछुओ इधर देखो, लिमिटिंग फ्रिक्शन 15 हो गया। अब आपने देखा कि ये मूव करेगा कि नहीं करेगा। तो आपने देखा कि दिस एक्सटर्नल फोर्स इज ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसका मतलब जो ब्लॉक है वो मूव करेगा, और अगर ब्लॉक मूव करेगा तो फिर लगने वाला फ्रिक्शन कौन सा होगा? स्टैटिक या काइनेटिक? यार तुम एक बार में सीख गए यार। तो जो लगने वाला फ्रिक्शन होगा वो काइनेटिक होगा, हमने ये समझ लिया। तो फिर अब मैंने यहाँ पर एक नया फोर्स निकाला जिसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन बोलेंगे, जो कि हो जाएगा म्यू के इंटू एन, दैट इज 0.2 इंटू 50। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी 10 N। इस ब्लॉक पर जो कि 5 kg का है, इस तरफ 20 N फोर्स है, पीछे की तरफ 10 N फोर्स है। तो इसका एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम लिखेंगे F इज इक्वल टू एम ए, दैट इज 20 माइनस 10। तो इसका एक्सेलरेशन राइट में होगा ए इज इक्वल टू 5 इंटू ए। तो 10 इज इक्वल टू 5 ए। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भैया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रही है। सही है क्या? है? काशवी कितना है? हम्म?
कुछ निकाला आंसर? और किसी का आंसर आया? कितने लोगों का आंसर 2 आया? चलो बहुत लोग आ गया, मतलब मैक्सिमम लोग आ गया। तेरा क्यों नहीं आया? आधा करके? ओके, मेरी गलती है। चलो ये वाला देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप कॉपी बंद कर दीजिए, बस मैं कर रहा हूँ, आप लोग देखिए। जैसे यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसका मास है, में लिखना है, कॉपी बंद करने का मतलब है देखना है, इधर लिखना तो पड़ेगा ना। ये एंगल है थीटा। आप लोगों को पहले से कंपोनेंट्स करके मैं बता चुका हूँ। अगर यहाँ पर नीचे की तरफ एम लग रहा होगा, उसके 2 कंपोनेंट्स होते थे, आप लोगों ने याद करा दिया था मैंने। ये थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा हो जाता था, तो ये वाला कंपोनेंट हो जाता था एम जी कॉस थीटा, और ये वाला हो जाता था एम जी, और इधर आता था नॉर्मल रिएक्शन। ये हम पढ़ चुके हैं पहले। तो नॉर्मल इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास एम जी कॉस थीटा। इतना समझ में आ गया? अगर नॉर्मल रिएक्शन एम जी कॉस थीटा है, अब देखो ये ब्लॉक स्लाइड किधर कर रहा है, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ? तो इस पर फ्रिक्शन किधर लगेगा? ऊपर की तरफ, है ना, क्योंकि वो मोशन का अपोज करेगा। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन आएगा, इससे ही बता देते हैं, तो फ्रिक्शन आएगा वो इधर पीछे की तरफ आएगा। वो ऐसा चाह रहा है कि ब्लॉक स्लाइड नहीं करे, जस्ट। इसका मतलब ये हुआ, ये तो हो गया पहला इक्वेशन। इसका मतलब ये हुआ कि दिस एफ फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू एम जी साइन थीटा, तभी ऐसा पॉसिबल है। अगर वो स्लाइड नहीं करना चाहता, इसका मतलब फ्रिक्शन किसके बराबर हो जाए? एम जी साइन थीटा के। फ्रिक्शन की वैल्यू किसके बराबर है? म्यू इंटू एन, दिस इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। एन आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो यहां से वैल्यू डाल देंगे, कितना हो जाएगा? एम जी सॉरी कॉस थीटा। क्या बदतमीजी है ये हो जाएगा एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। एम जी से एम जी कैंसल आउट हो गया, तो म्यू इज इक्वल टू आ गया साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। तो म्यू की वैल्यू किसके बराबर आ गई? इसको याद रख लेंगे, ठीक है। हाँ स्पेशल केस है, क्वेश्चन के तौर पे दे दिया है। इसमें एक लाइन लिख ली जाए, इसमें एक लाइन लिख लो कि द एंगल एट विच block start sliding, the angle at which block starts sliding is called angle of repose, is called angle of repose, REPOSE, propose नहीं है, repose है, is called angle of repose, REPOSE, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ रिपोज है वो क्या है? थीटा। ये कह रहा है, इसको अगर मैं समझाना चाहूँ तो ऐसे समझ सकते हैं, ये तुमको दिख रहा है, ठीक है, देखो ये वो प्लैंक है, अभी ऐसा हॉरिजॉन्टल रखा है, इसके ऊपर ये ब्लॉक रखा है। इस अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो कुछ ज़्यादा ही वो है, दूसरा दो, तब वो इरेजर वगैरह कुछ है? हाँ अरे वाह, सब कुछ लड़के के पास। जैसे ये है, अब अभी ये ऐसा है, अब मैं इसको इधर से उठाना शुरू कर दूँ तो हॉरिजॉन्टल से एंगल बढ़ता जा रहा है। एक वक्त ऐसा आएगा जब ये रबर नीचे खिसकना शुरू कर देगी, आया ना, तो वो एंगल जरूर आएगा। अब ये खिसकना शुरू कर दी, तो वो एंगल जब ये रबर जस्ट स्लाइड करना शुरू करे, तब इसका जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बन रहा है वो कहलाता है एंगल ऑफ रिपोज। समझ गए? तो ये मैंने वही लिखा है कि जब ब्लॉक जस्ट स्लाइड करना शुरू करे, इससे ऊपर तो स्लाइड करेगा ही करेगा, और अगर इससे नीचे होगा तो इसको स्लाइड कराने के लिए तुम्हें धक्का मारना पड़ेगा, और अगर इससे ऊपर होगा तो इसको रोकने के लिए ऊपर धक्का मारना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। स्टार मार्क कर लेंगे पॉइंट को। आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब बखैर, थैंक यू वेरी मच।